नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। आज की कहानी दो दोस्त जय और वीरू की है, जिनकी दोस्ती दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुई और एक डरावने सफर में बदल गई। सर्दियों की छुट्टियों में जब वे गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में चढ़ते हैं तो अचानक एक अज्ञात जंगल में फंस जाते हैं। वहां वो एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि खतरा उनके करीब है। धीरे धीरे एक भयानक शक्ति उन्हें घेर लेती है और जय को अपने दोस्त वीरू को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस खौफनाक यात्रा में उन्हें न केवल अपनी दोस्ती की परीक्षा देनी है, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी भागना होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं जय हूं और यह कहानी मेरे और मेरे सबसे अच्छे दोस्त वीरू की है। हम दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही ऐसी हो गई थी जैसे हम बचपन से साथ हों। पढ़ाई में मदद करना, कैंटीन में मस्ती करना और सबसे जरूरी छुट्टियों में अपने अपने घर जाना, सब हम साथ करते थे। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। मैं अपने गांव खोनोमा नागालैंड जाने के लिए बेताब था। वीरू का भी घर पूर्वोत्तर में कहीं पास ही था। हमें लगा कि इस बार साथ में सफर करना सही रहेगा। कॉलेज से छुट्टी मिली तो हम दोनों गुवाहाटी जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में चढ़ गए। ट्रेन रात के करीब 9 बजे प्लेटफॉर्म से छूटी। ठंडी हवा और चाय की खुशबू ने सफर को यादगार बनाने का वादा किया था। वीरू और मैं बातें करने में इतने मशगूल थे कि कब आधी रात हो गई पता ही नहीं चला। ट्रेन धीमी हो गई थी। खिड़की से बाहर झांका तो घना जंगल और कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। कोई स्टेशन पास नहीं था। फिर भी ट्रेन अचानक रुक गई। सहयात्री भी हैरान थे, पर सबने मान लिया कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी। हम दोनों चाय लेने के बहाने नीचे उतरे। ट्रेन से थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई लालटेन जलती बुझती दिख रही थी। जिज्ञासा बढ़ी तो हम उधर चल दिए। करीब पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर बैठा हुआ था, आंखें बंद की जैसे किसी अनजान दर्द में डूबा हो। हमने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वीरू ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी उसने अपनी सूखी झुर्रियों वाली आंखें खोली, जो पूरी सफेद थीं। ऐसा लगा जैसे वह किसी को देख नहीं सकता या शायद देखना नहीं चाहता था। उसकी आवाज फुसफुसाते हुए गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये ट्रेन यहां नहीं रुकती। पर आज वह फिर से लौटा है। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन की सीटी की आवाज दूर से सुनाई दी, जैसे वह फिर चलने वाली हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। रेल की पटरियां धुंध में गायब हो चुकी थीं। और फिर हमें पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। हमने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। घनी धुंध के बीच से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। वीरू ने धीमी आवाज में कहा, जय, वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, जहां ट्रेन खड़ी थी, वहां सिर्फ घने पेड़ों की एक लंबी कतार खड़ी थी। पटरियां भी कहीं गायब हो चुकी थीं। ऐसा लगा जैसे यहां कोई ट्रेन कभी थी ही नहीं। हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ठंडी हवा में अचानक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने वीरू की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें किसी चीज को घूर रही थीं। मैं भी उसी दिशा में देखने लगा। धुंध के बीच एक परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। वह इंसान जैसी लग रही थी, मगर कुछ तो बहुत गलत था। उसके चलने का तरीका अजीब था, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती अपने शरीर को खींच रहा हो। हम दोनों डर के मारे पीछे हटने लगे। वीरू, भाग! मैंने जोर से कहा। हम जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। आसपास कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर दिशा में घना जंगल, गहरी धुंध और पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। कुछ दूरी पर एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया। वह बहुत जर्जर था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने वीरू का हाथ पकड़ा और तेजी से पुल की ओर भागा। पीछे से उस भारी भरकम कदमों की आवाज और तेज हो गई।
जैसे ही हम पुल के बीच में पहुंचे, नीचे से पानी के बहाव की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन पानी काला और गाढ़ा लग रहा था, जैसे किसी गहरी खाई में समा रहा हो। अचानक पुल जोर से हिला और हम संतुलन खो बैठे। वीरू का पैर फिसला, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जय, कोई मेरा पैर पकड़ रहा है। वीरू की आवाज डर और दर्द से कांप रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा। वह परछाई अब पुल के नीचे से उसकी टांगे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं, जैसे लोहे की जंग लगी सलाखें। मैंने पूरी ताकत से वीरू को खींचा, लेकिन वह चीज भी उसे नहीं छोड़ रही थी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वीरू की चीखें भी अब धीमी पड़ने लगी थी। जय, मुझे छोड़ना मत। उसकी आवाज थरथराने लगी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम भी अब नहीं बचोगे। अंधेरे और सन्नाटे ने सब कुछ निगल लिया। जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा अचानक सन्नाटे में बदल गई। वीरू अब भी दर्द से कराह रहा था। टांगे उस भयानक चीज की गिरफ्त में थी। मैंने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और पकड़ ढीली हो रही थी। वीरू, मेरी तरफ देख, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आंखें अब अजीब तरीके से ऊपर को घूमने लगी थीं, जैसे उसकी चेतना पर कोई और काबिज हो रहा हो। अचानक पुल के दूसरी ओर से किसी लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह आवाज इतनी ठंडी और बर्फीली थी कि मेरी नसों में जैसे खून जम गया। मैंने डरते डरते उधर देखा। धुंध में एक साया धीरे धीरे साफ होने लगा। एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, मगर उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं, जैसे कि मरे हुए की आंखें होती हैं। उसने अपनी ठहरी हुई बेहरकत आंखों से सीधा मेरी ओर देखा और धीरे धीरे बोलने लगी, वीरू, अब तुम्हारा सफर खत्म हो गया है और जय तुम्हारा अब भी बाकी है। उसकी बात खत्म होते ही पुल जोर से हिला और एक धमाके के साथ उसका एक हिस्सा टूट गया। मैं और वीरू नीचे की ओर गिरने लगे। गिरते हुए मैंने देखा कि वीरू को खींचने वाली वह चीज अब पूरी तरह उभर चुकी थी। उसका चेहरा डरावनी सड़ी हुई खाल से ढका था और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। मैंने किसी तरह एक झूलती हुई लकड़ी को पकड़ा, लेकिन वीरू मेरी पकड़ से छूट चुका था। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। नीचे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, बस उस गहरी खाई से किसी के रोने और कराहने की आवाजें आ रही थीं। वीरू, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज पानी के सन्नाटे में खो गई। मैंने हिम्मत कर पुल से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन पर हाथ रखे हुए है। किसी तरह मैंने खुद को खींचकर ऊपर किया और तेजी से उस दिशा में भागने लगा जहां मुझे ट्रेन खड़ी दिखी थी। लेकिन ट्रेन की जगह अब वहां सिर्फ जंगली झाड़ियां और बिखरी हुई पटरियां थीं, जो अचानक खत्म हो रही थीं। अचानक पीछे से किसी के पैरों की घसीटने की आवाज आई। मैं मुड़ा और देखा, वह अब भी मेरे पीछे था और इस बार वह अकेला नहीं था। अंधेरे में मेरा सफर अब भी जारी था। मैंने दौड़ते हुए अपने चारों ओर देखा। ठंड और सन्नाटे ने जैसे मेरे शरीर को जकड़ लिया था। पटरियां अब कहीं नहीं थीं और हर ओर सिर्फ घना जंगल फैला हुआ था। मैं तेजी से भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगें भारी होती जा रही थीं। पीछे से किसी के पैरों की घसीटने की आवाज और तेज हो गई थी। वीरू, मैंने बेतहाशा चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज अब गूंजने के बजाय धुंध में घुलने लगी थी, जैसे किसी अनजान ताकत ने इसे निगल लिया हो। तभी एक और आवाज सुनाई दी, जय भाग मत, अब तो खेल शुरू हुआ है। मेरे पैरों ने मानो अपना दम खम खो दिया, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैंने सामने देखा, जहां से हल्की रोशनी की एक किरण झलक रही थी। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर मैं उसकी ओर भागा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, महसूस हुआ कि यह कोई रोशनी नहीं, बल्कि जलती हुई लालटेन थी, जो एक पेड़ की शाख से लटकी हुई थी। लालटेन के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वही जिसे हमने ट्रेन के रुकने पर देखा था। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसने धीरे से अपनी झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और गहरी मृत आंखों से मुझे देखा। उसकी घरघराती आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकते, उसने तुम्हें देख लिया है। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर धुंध में सफेद साड़ी वाली वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी तरफ गड़ी थीं,
मगर इस बार वह मुस्कुरा रही थी, एक भयानक ठंडी मुस्कान। उसके पीछे कई परछाइयां धीरे धीरे बाहर निकलने लगीं। डरते हुए मैंने उस बूढ़े से पूछा, कौन है ये और वीरू कहाँ है? वह बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, एक ठंडी डरावनी हंसी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम अभी भी समय रहते भाग सकते हो। मगर क्या? मैंने बेताबी से पूछा। वह धीमी आवाज में बोला, मगर तुम उसकी आंखों में फिर से नहीं देखोगे। भाग जाओ, मत रुकना, मत पीछे देखना, कभी नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और पूरे जोर से भागने लगा, लेकिन वीरू की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे कंधे से खींच रहा हो। सामने अचानक एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी दिखी। मैंने बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं गिरते गिरते संभला और अंदर झांका। बस का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सिर्फ घुप अंधेरा था। बस के अंदर से अचानक वीरू की आवाज सुनाई दी, जय, मुझे बचा ले प्लीज। उसकी आवाज सुनकर मेरी सांस अटक गई। वीरू! मैं घबराते हुए चिल्लाया। अंदर से फिर वही चीख गूंजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ और भी था, जैसे किसी और की हंसी उसमें शामिल हो गई हो। बस की खिड़कियों से किसी के काले मुड़े टूड़े हाथ बाहर निकलने लगे। मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अचानक एक हाथ बिजली की गति से बढ़ा और मेरी कलाई पकड़ ली। उस ठंडे भयानक स्पर्श ने मुझे जैसे जमने पर मजबूर कर दिया। मैं छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम भी अब हमारे हो। अंधेरे ने फिर से सब कुछ निगल लिया। उस ठंडी बर्फ जैसी पकड़ ने मुझे अंदर तक जमा दिया था। मैं पूरी ताकत से छटपटा रहा था, लेकिन वह हाथ मेरी कलाई को और कसता जा रहा था। उसकी उंगलियां मानो मेरी हड्डियों को चीरने की कोशिश कर रही थीं। छोड़ो मुझे! मैं जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। अचानक बस के अंदर की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या हकीकत है और क्या भ्रम। उस अजनबी हाथ की पकड़ और मजबूत हो गई। मैंने पूरी ताकत से झटका देकर खुद को छुड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए जैसे तैसे खड़ा हुआ और अंधेरे जंगल में फिर से भागने लगा। दूर कहीं से रेल की पटरियों पर किसी ट्रेन के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मुझे एक पल को लगा कि शायद वही ट्रेन वापस आ रही है जिससे मैं और वीरू सफर कर रहे थे। उम्मीद की आखिरी किरण के साथ साथ मैंने उस दिशा में दौड़ लगा दी। हर कदम के साथ मेरी सांसें और तेज हो रही थीं। पटरियों के करीब पहुंचकर मैंने देखा कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ खाली पटरियां और गहरी धुंध। एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। कहीं दूर से घसीटते हुए कदमों की आवाजें फिर से आने लगीं। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में चारों ओर बस सन्नाटा और धुंध थी। वीरू, कहां है यार? मैंने कांपती आवाज में चिल्लाया। मेरी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस गूंजने लगी, पर इस बार जवाब आया मेरी अपनी आवाज में, कहां है यार? मैंने घबराकर पीछे देखा। ठीक मेरे सामने एक धुंधला चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा वीरू का था, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे किसी गहरी नींद में हो। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हें अकेले कहां जाना है जय? उसने धीमी बर्फीली आवाज में कहा। यहां से कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वह मेरे करीब आता जा रहा था। उसकी चाल डरावनी और बेहरकत थी, जैसे किसी अजीब ताकत ने उसे काबू में कर रखा हो। अचानक पीछे से एक और परछाई उभरी, वही सफेद साड़ी वाली लड़की। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपकने लगा। तुमने हमें देख लिया है, अब तुम भाग नहीं सकते। मेरे चारों ओर परछाइयां इकट्ठा होने लगी। वे सभी धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थीं। उनकी सांसें ठंडी और भारी थीं। मेरी सांस अटक गई। भागने की कोशिश करते ही मेरी टांगें जैसे जमीन में धंस गईं। अचानक रेल की तेज सीटी की आवाज गूंजी। मैंने चौंक कर देखा, एक ट्रेन धुंध को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर उस ट्रेन के दरवाजों पर टके हुए अनजान चेहरों की डरावनी भीड़ खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक आखिरी बार जोर से भागने की कोशिश की, लेकिन वह सब मेरे चारों ओर घेरा बना चुके थे। चारों ओर से बढ़ती परछाइयां अब मुझे अपने घेरे में ले चुकी थीं।
उनके चेहरे फीके, पीले और भावशून्य थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो उनकी आत्माएं कहीं और कैद कर दी गई हों। उनकी आंखों से एक बर्फीली ठंड निकल रही थी, जो मेरी रगों में दौड़ते खून को भी जमा देने के लिए काफी थी। जय, एक परिचित आवाज फिर से गूंजी, वीरू की। मैंने उसकी ओर देखा। वह पूरी तरह उन परछाइयों जैसा ही लग रहा था। उसकी आंखें सफेद, चेहरा जर्द और होंठ एक डरावनी मुस्कान में खींचे हुए थे, मगर उसकी आवाज अभी भी वैसी ही थी जैसे मेरे दोस्त की हुआ करती थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, वह धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोला। यहां से कोई नहीं जा सकता। जो एक बार आ गया वह यहीं रह जाता है। मेरा दिल जैसे कलेजे से बाहर आ रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं और पैर पीछे हटने लगे। मैंने जैसे तैसे अपनी जमी हुई टांगों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन से बांध दिया हो। अचानक उसी घने कोहरे के बीच एक अजीब सी गूंजने वाली सीटी की आवाज फिर से सुनाई दी। यह आवाज उसी ट्रेन की थी जिससे हम सफर कर रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। यह आवाज दूसरी दिशा से आ रही थी, जहां से कोई ट्रैक नहीं था। मैंने उस दिशा में देखने की कोशिश की। दूर कोहरे में एक ट्रेन की झलक दिखाई दी, लेकिन यह ट्रेन वैसी नहीं थी जैसी हमने देखी थी। इसके डिब्बे पुराने, जर्जर और धूल भरे थे, जिनकी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें जंग लगी हुई थीं। ट्रेन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके डिब्बों के अंदर से हजारों मरे हुए चेहरों की झलक मिल रही थी। वे सब मुझे एक तक घूर रहे थे। उनके चेहरे पर सिर, अंधकार और पीड़ा थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक आखिरी बार भागने की कोशिश की। मेरे दिमाग में बस वीरू की हंसी गूंज रही थी, जो अब एक दर्दनाक कराह में बदल चुकी थी। मैं लड़खड़ाते हुए दौड़ने लगा, पटरियों से दूर उस अंधेरे जंगल की ओर, जो अब किसी बंद कैद खाने की तरह लग रहा था। जय! पीछे से वीरू की आवाज फिर से गूंजी, मगर इस बार उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। उसने मेरा नाम इस तरह पुकारा जैसे किसी पुराने भूले हुए डरावने किस्से से निकला हो। मेरे सामने अचानक एक टूटी हुई लालटेन जमीन पर गिरी हुई दिखी, जिसका पीला मरियल सा उजाला किसी अज्ञात दुनिया की सीमा रेखा जैसा लग रहा था। मैं दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचा और लालटेन को उठाया। उसकी लौ मध्यम थी, लेकिन उसकी रोशनी में मैंने देखा कि पटरियां वहां से गायब हो चुकी थीं। अब वहां कुछ नहीं था, बस घना अनजान जंगल, जहां पेड़ों की डालियां मानो मुझे जकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। मैं पूरी ताकत से लालटेन को कसकर पकड़े आगे बढ़ा। हर कदम के साथ पेड़ जैसे बड़बड़ा रहे थे। उनकी आवाजें मेरी यादों में दबे बीते हुए हादसों की तरह लग रही थीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, कोई परछाई, कोई ट्रेन, कुछ भी नहीं। सिर्फ घना कोहरा और पेड़ों का ठहरा हुआ अंधेरा। मेरे होंठ कांपते हुए फुसफुसाए, वीरू। तभी पैरों की सरसराहट फिर से सुनाई दी, इस बार एकदम करीब से, और फिर किसी ने मेरी पीठ पर ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां रख दी। उस ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों का स्पर्श मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। मेरा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। मैं सांस लेना भूल गया था। एक पल को लगा कि अगर मैं पलटा तो शायद वही चीज सामने होगी जिसे मैं अब तक भागकर पीछे छोड़ना चाहता था। जय, कहां भाग रहे हो? एक बांसी थकी हुई आवाज पीछे से आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, मगर यह वीरू की आवाज जैसी थी। एक अजीब सा खालीपन और दर्द उसमें भरा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पलटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुड़ा कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा था, मगर वह एहसास, वह ठंडा स्पर्श अब भी मेरी गर्दन पर था। तुम्हें क्या लगा? तुम भाग जाओगे? यह वही बर्फीली भयानक आवाज थी। अब यह हर दिशा से गूंज रही थी, जैसे पूरा जंगल मेरे खिलाफ साजिश कर रहा हो। मैंने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद महसूस हुआ कि जमीन नरम और दलदल जैसी हो गई थी। हर कदम के साथ मेरे पैर और गहराई में धंस जा रहे थे। मैं बेतहाशा छटपटाने लगा। तभी मैंने एक परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, मगर उसकी आंखों से खून जैसा कोई तरल टपक रहा था। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि मेरी सांस थम गई। वीरू, तू कहां है यार? मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जवाब में
मेरी ही आवाज मुझे गूंजती हुई वापस सुनाई दी। तू कहां है यार? डर के मारे मेरा सिर चकराने लगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अब तक मैं जिस रास्ते से आया था वह गायब हो चुका था। पीछे सिर्फ काली पथरीली जमीन थी, जिस पर पानी के लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। आसमान में काले बादल और गहरी धुंध ने अंधकार को और गहरा कर दिया था। तभी सामने कुछ दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी जली हुई रेलगाड़ी के अंदर की। वह वही पुरानी जर्जर ट्रेन थी, लेकिन इस बार उसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर से धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। डरते डरते मैंने उसके पास जाने का फैसला किया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंचा, एक भारी लोहे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जय भागो! यह वीरू की आवाज थी। मैंने बिना सोचे समझे उस ट्रेन के अंदर छलांग लगा दी। अंदर अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। डिब्बे की दीवारों पर खून के हाथों के निशान और जले हुए चेहरे उभरे हुए थे, जो मुझे घूर रहे थे। एक पल को लगा जैसे किसी ने फर्श के नीचे से मेरा पैर पकड़ लिया हो और मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह खुद को संभाला। तभी सामने की अंधेरी कोच की खिड़की पर एक चेहरा झलक कर गायब हो गया। तुम्हें लगा यहां से निकल पाओगे? यह वीरू की आवाज थी, मगर इस बार वह दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। मैंने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। ट्रेन का हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन जिंदा हो और मुझे अंदर फंसा लेना चाहती हो। अचानक एक तेज धक्का लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब उठने की कोशिश की तो देखा मेरे ठीक सामने वीरू खड़ा था, लेकिन वह वीरू नहीं था जिसे मैं जानता था। उसकी आंखें बर्फ जैसी सफेद थीं, होठों पर भयानक मुस्कान और उसके चेहरे की खाल आधी जली हुई थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। जय, अब कोई बचाने नहीं आएगा, उसने घबराने वाली शांति के साथ कहा। तुम अब भी नहीं समझे, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। और अंधेरा फिर से मेरे चारों ओर घिरने लगा। उसकी भयानक सफेद आंखें मुझ पर गड़ी थीं और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। वीरू, जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, अब एक डरावनी परछाई बन चुका था। उसका शरीर झुलसा हुआ था, बेजान, और उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी, जैसे वह मुझे अपने पास बुला रहा हो। वीरू, यह मैं हूं जय, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह अब भी मुझे घूर रहा था, मानो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा हो। अचानक उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी जली हुई उंगलियां मेरी ओर बढ़ाई और एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोला, यहां किसी का नाम नहीं लिया जाता, तुम नहीं समझे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम पीछे किया, महसूस हुआ कि फर्श पिघलने लगा था। मेरे पैर धीरे धीरे उसमें धंसने लगे, जैसे मैं किसी काले दलदल में खींचता जा रहा हूं। मेरी चीख गले में फंस गई। तभी एक तेज रोशनी की किरण मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं चौंक कर उस ओर देखने लगा। धुंध के पार वही पुरानी लालटेन जल रही थी। वहां एक परिचित छवि खड़ी थी, मेरी मां। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा प्यार से भरा था, लेकिन उनकी आवाज कड़ी और आदेश देने वाली थी, जय भागो। जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी, मानो मेरी जमी हुई टांगों में जान लौट आई। मैंने आखिरी ताकत जुटाकर अपने पैरों को झटका दिया और किसी तरह दलदल से बाहर कूद पड़ा। वीरू अब भी बेरहमी से हंस रहा था। तुम बचकर कहां जाओगे? उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे यह पूरी दुनिया उसी की हो। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बेतहाशा दौड़ने लगा, लालटेन की तरफ। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि धरती टूट रही है और कोई अदृश्य ताकत मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं लालटेन के करीब पहुंचा, हवा में वीरू की अंतिम चीख गूंजने लगी, तुम कभी भी वापस आओगे, मैं यहीं रहूंगा। अचानक एक तेज धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। धुंध छटने लगी और मैं रेलवे ट्रैक के पास जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। कोई ट्रेन नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मैंने अपनी हथेलियां जमीन पर टिकाई, ये यकीन करने के लिए कि मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर रेलवे पटरियों पर पड़ी, मैंने देखा एक जला हुआ आईडी कार्ड पड़ा था, जिस पर नाम था वीरू वर्मा, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे।
मैंने वह कार्ड कसकर पकड़ लिया और घुटनों के बल वहीं बैठ गया। पीछे से ट्रेन की सीटी की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार ट्रेन कहीं दिखाई नहीं दी। हवा में फुसफुसाती हुई आवाज गूंजने लगी। सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। मैं अभी भी पटरियों के पास घुटनों के बल बैठा था, हाथ में वीरू का जला हुआ आईडी कार्ड थामे हुए। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिमाग सुन्न हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हकीकत और भ्रम के बीच कहीं खो गया हूं। क्या जो कुछ भी हुआ वह सच था या फिर यह सब मेरे दिमाग का खेल था? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और पत्तों की सरसराहट के बीच दूर कहीं से ट्रेन की सीटी फिर से सुनाई दी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। आवाज एकदम करीब से आ रही थी, लेकिन चारों ओर कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना जंगल और सुबह की मटमैली रोशनी। वीरू! मैं बेतहाशा चिल्लाया। मेरी आवाज पेड़ों से टकरा कर लौट आई। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत की। वहां कोई खड़ा था, लंबा धुंधली आकृति में लिपटा हुआ। उसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने घबराकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे लिया, मेरी एड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। मैंने नीचे देखा तो वहां एक पुराना टूटा हुआ बैग पड़ा था, वीरू का बैग। जय! एक जानी पहचानी आवाज, बेहद धीमी, टूटी फूटी फुसफुसाहट, और एक डायरी पड़ी थी। वह डायरी वीरू की थी, जिस पर खून के निशान थे। मैंने कांपते हुए वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर ही बड़े कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। जो कुछ भी हुआ वह एक हादसा नहीं था, यह सब सोच समझ कर किया गया था, और अब तुम भी। आखिरी शब्द अधूरा था, जैसे लिखने वाले को किसी ने बीच में खींच लिया हो। अचानक लालटेन की फीकी रोशनी फिर से चमकने लगी। मैंने देखा कि वह एक पेड़ की ऊंची शाख से लटकी हुई थी। जैसे ही मैं उस ओर बढ़ा, उसके ठीक नीचे खून से सने जले हुए कपड़े पड़े थे, वीरू की जैकेट। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कदमों की आवाजें फिर से मेरे पीछे से आने लगी। मैं तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक बड़ी ठंडी हथेली ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। मैं चीखने ही वाला था कि वीरू की बिखरी हुई जली हुई शक्ल मेरी आंखों के सामने थी। उसकी आंखें सफेद और होठों पर जली हुई मुस्कान। तुमने मुझे क्यों छोड़ा जय? उसने ठंडी बर्फीली आवाज में कहा। अब तुम्हारी बारी है इस सफर को पूरा करने की। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और जंगल में दौड़ने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं भागता रहा, जैसे मौत खुद मेरा पीछा कर रही हो। तुम भाग नहीं सकते, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। आवाजें तेज होती गईं और मेरी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। कहीं दूर धुंध में ट्रेन की सीटी फिर से गूंज उठी। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। मेरे पैरों की आहट सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अज्ञात मौत की ओर बढ़ रहा हूं। वीरू की भयानक आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। जय, कोई भाग नहीं सकता, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरू की यादें अब भी मेरे दिल को चीर रही थीं। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, और अब वही मेरी मौत का कारण बनने वाला था। जंगल की सघनता और अंधेरा इतना गहरा था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं बस भागता जा रहा था, बिना यह सोचे कि मैं कहां जा रहा हूं। अचानक मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दिए, जैसे अंधकार में उम्मीद की एक आखिरी किरण। मैंने पूरी ताकत से दौड़ते हुए पटरियों की ओर छलांग लगाई, मगर जैसे ही वहां पहुंचा, मैंने देखा कि रेलवे पटरियां हवा में खत्म हो रही थीं, जैसे अंधेरे में खो जाने वाला पुल। पीछे से वीरू की ठंडी हंसी फिर से गूंजी। मैंने सांस रोककर पीछे देखा। वह खड़ा था, उसकी आंखें सफेद और खाली थीं। उसके साथ कई और परछाइयां थीं, सभी भयानक, जैसे मर चुके लोगों की आत्माएं। अब कोई बचने का रास्ता नहीं है जय? वीरू की आवाज एक भारी गूंज बन चुकी थी। उसकी आंखों से काले आंसू टपकने लगे। मैंने एक आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने रेलवे ट्रैक से छलांग लगाई, मेरे पैर किसी ठंडी जंजीर जैसी चीज में फंस गए। मैंने नीचे देखा, जली हुई हड्डियों जैसे हाथ मेरी टांगों को जकड़ चुके थे। मैं छटपटाया, लेकिन उन मरे हुए हाथों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अब तुम्हारी बारी है,
वीरू की आवाज एक भयानक गूंज में बदल गई। उसकी शक्ल अब पूरी तरह विकृत हो चुकी थी। उसकी जली हुई त्वचा, उसकी मरी हुई मुस्कान, वह अब एक अपरिभाषित डरावनी आत्मा बन चुका था। तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गूंजते सन्नाटे में खो गई। अचानक धरती फटने लगी और मैं काले अंधकार में गिरता चला गया। अंतहीन गहराई, ठंडा अंधकार और मौत की खामोशी। तभी ट्रेन की वही तेज सीटी फिर से गूंजी। मैं गिरते हुए आकाश की ओर देखा और मुझे वहीं पुरानी जर्जर ट्रेन दिखाई दी, मरे हुए चेहरों से भरी हुई। दरवाजे खुले थे, जैसे मुझे अंदर खींचने के लिए। तुम्हारा सफर अब शुरू होता है, जय। और अंधकार ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। अभी भी उस ट्रेन की सीटी धुंध में कहीं दूर से गूंजती है। शायद कोई और उस अंतहीन सफर का अगला यात्री बनने वाला है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।